क्वेश्चन नंबर 24, 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री मिल्स लिमिटेड का कपड़ा एवं सूत निर्माण खाता निम्न प्रकार है। ओके, दोनों का मिक्स दे रखा है। दो डिपार्टमेंट हैं, एक तो है क्लॉथ डिपार्टमेंट, एक है यार्न डिपार्टमेंट। ओके, डेबिट में देखें, ओपनिंग स्टॉक है यार्न का 44,800 पाउंड 33,600 रुपये का, और क्लॉथ का है 88,200 पाउंड्स ऑफ 88,200 रुपीज़ का, और टोटल दे रखा 1,21,800। फिर कॉटन कंज्यूम्ड, अब ये कहाँ काम में ले जाता कॉटन, जहाँ कपड़ा बुनते हैं, यार्न धागा बनता है, यार्न मतलब धागा, तो यार्न डिपार्टमेंट में है। फिर स्पिनिंग वेजेस, ये भी यार्न डिपार्टमेंट की है। वीविंग वेजेस, ये क्लॉथ डिपार्टमेंट की होती है। वीविंग मतलब कपड़ा बुनना, तो पहले धागा बनेगा उसके बाद कपड़ा बनेगा, ध्यान रहे, ये आपसे कहेगा नहीं, ये आपको खुद अपने कॉमन सेंस से काम में लेना है। फिर कहता है स्टोर्स कंज्यूम्ड इन स्पिनिंग which increased the yarn by 5,600 pounds in weight, तो धागा बनने पर 5,600 पाउंड का वज़न बढ़ेगा और उसकी कीमत होगी 41,300 रुपये। स्टोर साइजिंग मटेरियल कंज्यूम्ड इन वीविंग, कपड़े बुनने पर, विच इंक्रीज क्लॉथ बाई 1,86,200 पाउंड्स, 1,86,200 पाउंड बढ़ जाएगा कपड़े का, और उसकी कीमत होगी 1,48,400। ये क्लॉथ डिपार्टमेंट में जाएगा। स्पिनिंग यार्न डिपार्टमेंट, उसका फ्यूल खर्च हो रहा है 36,050 रुपये का। वीविंग फ्यूल, ये कपड़े बुनने पर जो ईंधन खर्च होगा 22,400 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा दोनों का। सेल ऑफ क्रेडिट साइड, बाई सेल ऑफ 2,24,000 पाउंड्स ऑफ वेस्ट बीइंग दैट पोर्शन ऑफ 11,53,600, ये सेल हो रहा है किसका, वेस्ट का। कौन से वेस्ट का, जो कि 11,53,600 दे रखा है। ज़रा डेबिट में देखिएगा, सेकंड आइटम कॉटन कंज्यूम्ड 11,53,600, ये उसका है, तो इसका मतलब यार्न डिपार्टमेंट में जाएगा ये क्रेडिट में, और उसकी कीमत होगी 28,000 रुपये। क्या प्लीज़ मिल नहीं रहा, सवाल ढूंढ रहे हो भाई इतनी देर से? इसकी बुक का कुछ चेंज है, इसकी बुक है ना जो, हाँ, इसकी पेज नंबर जो है ना वो चेंज है, तो बताओ ना, फिर इतनी देर से मैं पढ़ रहा हूँ, इनको फिर प्रश्न समझ में नहीं आएगा। अच्छा, तो लो मुझे तो कैसे नहीं मिलेगा, शायद मिल जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा पुरानी होगी तो शायद ना मिले। शायद इनके क्वेश्चन नहीं है। ज़्यादा पुरानी होगी बुक तो शायद ये क्वेश्चन है नहीं, इसमें देख लो, इसे बंद कर दो, ठीक है। आगे उसके बाद कहता है बाई यार्न सेल्स, ये धागे को बेचने का काम कर रहा है, तो उसमें जाएगा यार्न डिपार्टमेंट में। वज़न भी दे रखा और कीमत है 1,89,000 रुपये। फिर क्लॉथ्स का सेल्स हो रहा है, ये क्लॉथ डिपार्टमेंट में जाएगा, क्रेडिट में सेल्स के 8,97,750 रुपये। फिर क्लोजिंग स्टॉक दोनों के दे रहा है, यार्न के भी क्लॉथ के भी। बस आगे क्या कहता देखिएगा, उपरोक्त निर्माण खाता जहाँ पर कि सूत एवं कपड़ा के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन वास्तविक मूल्य पर है,
आयकर अधिकारी द्वारा ये आरोप है कि अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य से कम पर है, जिससे कि वास्तविक लाभों को छिपाया गया है। अधिकारियों की संतुष्टि के लिए उपरोक्त निर्माण खाता से अलग अलग सूत उत्पादन एवं खाता एवं कपड़ा उत्पादन खाता तैयार कीजिए, जिसमें निम्न तथ्य स्पष्ट हों। ग्रॉस प्रॉफिट मालूम होना चाहिए, टोटल क्वांटिटी कितनी है ये होना चाहिए, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये होना चाहिए। और आगे उसने कहा है डी पॉइंट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर पाउंड इंक्लूडिंग in the quantity of the opening stock in total quantity and the cost of opening stock in total cost in manufacturing cloth 6,72,000 okay pounds of yarn were consumed which are to be adjusted at actual cost okay। अब इसका मतलब है कि दो खाते हमें बनाने हैं, एक तो यार्न खाता और एक क्लॉथ डिपार्ट अकाउंट, ठीक है। यार्न बोलते हैं धागे को, क्लॉथ कपड़े को बोलते हैं। हिंदी में समझ में आ गई बातें, प्रश्न समझ में आए ना? ओके, आइए हम दोनों खाते एक साथ बना रहे हैं ताकि देखने में आपको समझने में दिक्कत कम से कम हो। नहीं क्या हो गया उनको चलते चलते? हाँ शायद, पर आज ही सूख रहा, रोज़ तो नहीं होता। पंखे तो रोज़ चल रहे हैं। ये लेते हैं हम पहले यार्न धागे का। इधर डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। इसमें दो कॉलम बना लीजिएगा, एक क्वांटिटी का एक अमाउंट का। अमाउंट इधर भी दो कॉलम बन जाएंगे। हम कैसे बना लें? पार्टिकुलर और एक अमाउंट और एक उसका क्या हम ऐसे बनाए? हाँ, एक ऊपर एक नीचे बनेगी ना। हाँ, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा, ये पर्टिकुलर्स। इसी तरह से दो ये बनेगा क्लॉथ डिपार्टमेंट। इसके भी सीधे से दो भाग कर लें, ये क्वांटिटी अमाउंट। ये इसका डेबिट और इसका क्रेडिट। हाँ हाँ, देखो आराम से। एक अकाउंटिंग इधर बना ले, एक इधर बना ले, ऐसा कर ले।
बस इसी की मेहनत करती है सबसे ज़्यादा। हैं? सबसे ज़्यादा मेहनत इसी की होती है। हाँ 11th में कितना पढ़ते हैं और छोटे से क्या बोलूँगा सबसे पहले हाँ, इनके बना दो कॉलम, वो आए तब तक। वो यार्न डिपार्टमेंट हो गया, तो क्लोथ डिपार्टमेंट बना लो इस तरह से कॉलम। डेबिट में 2 क्वांटिटी और अमाउंट का, उसे से क्रेडिट में 2 अकाउंट अमाउंट और क्वांटिटी। करें शुरू? ओके, देखिएगा, यार्न डिपार्टमेंट में आ रहे हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दे रहा है 44,800 पाउंड क्वांटिटी के कॉलम में, और अमाउंट के कॉलम में है 33,600। क्लोथ डिपार्टमेंट के ओपनिंग स्टॉक में लिखें 2, क्वांटिटी के कॉलम में 88,200, और अमाउंट के कॉलम में है अगेन 88,200। फिर कहता है रुई का उपभोग किया गया, टू कॉटन कंज्यूम्ड। तो यार्न डिपार्टमेंट में जाएगा रुई, कपास पहले वहाँ जाएगी रुई, उससे धागा बनेगा, इसलिए यार्न डिपार्टमेंट में। टू कॉटन रुई, क्वांटिटी के कॉलम में 11,53,600 पाउंड, जिसका अमाउंट है 9,01,250। फिर कहता है स्पिनिंग वेजेस, रुई को काटने का काम धागा बनाने के लिए, तो यार्न डिपार्टमेंट में जाएगा, और वो है
केवल अमाउंट के कॉलम में 57,050 टू वेजेस, क्वांटिटी के कॉलम में डैश लगा दें और अमाउंट के कॉलम में लिखें 57,050, 57,050 रुपये। फिर क्लॉथ डिपार्टमेंट में आए, डेबिट में 2 वेजेस, कपड़ा बुनने पर जो मजदूरी दी जा रही 91,700, 2 वेजेस, क्वांटिटी के कॉलम में डैश, अमाउंट के कॉलम में 91,700। नेक्स्ट, उसके बाद कहता है ये स्टोर्स कंज्यूम्ड, जो फुटकर सामानों से स्टोर्स कहते हैं, वो काम में लिया गया इन स्पिनिंग, धागा बनाने के लिए, तो यार्न डिपार्टमेंट में जाएगा। विच इंक्रीज द यार्न बाई 5,600 पाउंड्स इन वेट, जिससे धागे बनने की जो का वज़न है उसमें वृद्धि हो रही 5,600 पाउंड की, तो इसका मतलब डेबिट होगा 5,600 पाउंड क्वांटिटी के कॉलम में, और उसकी कीमत डेबिट होगी 41,300। टू स्टोर्स, क्वांटिटी के कॉलम में 5,600 पाउंड्स, अमाउंट के कॉलम में 41,300। नेक्स्ट, स्टोर्स एंड साइजिंग मटेरियल कंज्यूम्ड इन वीविंग, वीविंग का मतलब बुनना, कपड़े बुनने का काम, मतलब क्लॉथ डिपार्टमेंट में जाएगा। उसकी वजह से उसके वज़न में 1,86,200 पाउंड की वृद्धि हो रही है, तो डेबिट करेंगे क्वांटिटी में, और अमाउंट उसका डेबिट होगा 1,48,400। तो 2 ये भी स्टोर से लिखा जाएगा क्लॉथ डिपार्टमेंट में। क्वांटिटी के कॉलम में 1,86,200 और अमाउंट इसका है 1,48,400। स्पिनिंग फ्यूल, धागा बनाने के लिए जो ईंधन काम में लिया गया वो, तो यार्न डिपार्टमेंट में 2 फ्यूल, ईंधन, क्वांटिटी कुछ भी नहीं है इसकी, और अमाउंट है 36,050, 36,050 रुपये। फिर फ्यूल है कपड़े के डिपार्टमेंट, वीविंग डिपार्टमेंट का, तो 2 फ्यूल, कपड़े के डिपार्टमेंट में लिखें, क्वांटिटी डैश और अमाउंट है 22,400। डेबिट आइटम हमारे पूरे हो गए। देख लीजिएगा, कोई छूट गया हो, कोई बात समझ में नहीं है हो तो बता दें। चलें, आइए कम टू द क्रेडिट साइड। पहला आइटम, बाई सेल ऑफ 2,24,000 पाउंड्स ऑफ वेस्ट बीइंग दैट पोर्शन ऑफ 11,53,600 पाउंड्स of cotton as per contract which could not be utilized in yarn manufacture। धागे के डिपार्टमेंट में जो था हमारे कॉटन थी 11,53,600 पाउंड की, उसमें से वेस्ट निकला है और वो किसी काम में नहीं आ रहा है, और वो है 28,000 का, सॉरी 28,000 रुपये का। ओके, बाई सेल ऑफ, बाई यार्न डिपार्टमेंट में लिखे बाई सेल्स ऑफ वेस्ट, वेस्ट का सेल्स हो रहा है, और वो है आपके 2,24,000 पाउंड क्वांटिटी में, और उसकी कीमत है 28,000 रुपये। ये उसका मूल्य, जो 11,53,600
पाउंड था रुई, उसमें से बचा है ये, ठीक है। वेस्ट इतना बचा है 2,24,000 पाउंड का, जिसका मूल्य है 28,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट फिर कहता सेल्स 1,68,000 पाउंड का हुआ है 1,89,000 बाई सेल अगेन। पाउंड है 1,68,000, 1,68,000 पाउंड्स, और अमाउंट है उसका 1,89,000। ओके, फिर क्लोथ डिपार्टमेंट में सेल हो रहा है। क्लोथ डिपार्टमेंट आए और लिखे बाय सेल्स, इसमें वेस्ट नहीं है। 7,56,000 पाउंड क्वांटिटी, यस, और उसका अमाउंट है 8,97,750, 8,97,750। फिर बाद में कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब ज़रा देखें कि पहले यार्न डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। फ़िलहाल क्लोथ डिपार्टमेंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा, ज़रा रफ में करना, भी कैलकुलेशन मत करना, टोटल बोलिएगा क्वांटिटी का। $12,04,000 पाउंड आ रहा, मेरे चेक करो, ठीक है। 12,04,000 पाउंड आ रहा है, और इधर अमाउंट का टोटल कर लें, डेबिट में ही। एक लाख नहीं, 10,69,250 रुपये, ठीक है। अभी आप फेर में मत लेना, अभी रुकिएगा, चेंज हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। आइएगा क्रेडिट में चेक कीजिएगा टोटल क्वांटिटी का। तीन लाख 92,000, 12,04,000 घटाइएगा, 12,04,000 घटाएँ, 3,92,000, दोनों का माइनस करें। 12,04,000 में से 3,92,000, 8,12,000, ठीक है क्या? 2 4 तो 1, 12,04,000 में से 3,92,000 घटाइए, 12,000, ठीक है ना? ओके, ये 8,12,000 हो गए, 8,12,000। अच्छा, अमाउंट का टोटल बोलिए क्रेडिट का है जी, 2,17,000 घटाइए 10,69,250 में से, 10,69,250 माइनस 2,17,000 हैं, 10 लाख सर 8,52,250 नो, सही है सर, 8,52,250 8,52,250 250 ये आता है। इसमें उत्तर में दे रखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10,41,250, तो 10,41,000 घटाना 10,41,250, इसमें से 8,52,250 में से 1,89,000 का कौन सा फिगर रह गया? ओ यार्न सेल्स ये नहीं लिखा था, 1,89,000 तो आ गया, 2 लाख 10,41,250 में से
में से घटाएं 8,52,250, ये यार सर 1,89,000 89,000, तो 1,89,000 तो लिख दिया गया है उसमें। 1,89,000 1,68,000 पाउंड का लिख दिया गया है। साउंड का 900 का 1, 2 का 1, 2,17,000 और 2,69,250। कोई आइटम भेगा 1,89,000 क्या है ये? सेल्स ऑफ, सेल्स को अभी यहाँ से हटा, ठीक ठीक ठीक, सेल्स को अलग लेंगे 1,00,000 उसमें से। 1 मिनट अभी चेक करना। अब 10,69,250 में से घटाएं 28,000। 10,69,250 माइनस 28,000, बोलो। सर 10,40,250। करेक्ट, ठीक 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 है। सेल्स को आगे लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे लिखे हैं ये इतना ही, और यहाँ लिखे हैं इसको बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक ठीक। 1 मिनट बता रहा हूँ, आप लिखिएगा पहले। और ये आता है 10,41,250। $41,69,250। अब 12,94,000 में से 2,24,000 घटाइएगा। 12,94,000 माइनस 2,24,000, 12,04,000 माइनस 2,24,000, 10,70,000। 4,729 नहीं, गलत आ रहा। 12,04,000 में से बोल रहा हूँ। हाँ, ये 12,04,000 में से 2,24,000 घटाइएगा क्वांटिटी वाले कॉलम का। सर 9,80,000। 9,80,000। 9,80,000 ये ये आपने 10,70,000 कैसे बोल दिया फिर? ये 12,04,000 ये आ गया टोटल। अब बोलिए बैलेंस फिगर इसका, ये बैलेंस फिगर आया 9,80,000 लिख दो। हाँ, अब बोलिए प्रश्न क्या कर रहे थे आप, बोलिए। हाँ, सेल्स के लिए हम अलग से कैलकुलेशन ले रहे हैं। ये केवल उत्पादन की लागत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अभी विक्रय के बाद होगा। जैसे अपन बनाते हैं ना प्राइम कॉस्ट, फिर उसके बाद वर्क्स कॉस्ट, फिर उसके बाद ऑफिस कॉस्ट, जिसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, ये वो आई है। हाँ हाँ, इसको बंद कर दीजिएगा, यहाँ पर इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। ये उत्पादन की लागत आ गई, विक्रय अब आएगा। हो गया? हाँ, कर दिया। विक्रय अब आएगा आपके। ये उत्पादन की लागत आ गई है। यार्न डिपार्टमेंट में जो धागा बनाया गया है उसके उत्पादन की कुल लागत ये आई है। अब इसको हमने बेचा है और कुछ हमने क्लोथ डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। अब वो आएगा।
चले, ये बात समझ में आ गई। आइए वापस ट्रांसफ़र करें टू, यहाँ पे लिख दें बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, और यहाँ लिखे टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, और वो है 9,80,000 पाउंड 10,41,250 का। ठीक है, ये उत्पादन की लागत अब को प्राप्त हो गई है। अब इसमें से हम सेल कर रहे हैं यहाँ, और यहाँ पर इसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा अब पता लगेगा। हाँ, बैलेंस शीट अभी तो इसी डिपार्टमेंट में है ना, यार्न में ही। चले लिख लो। हो गया सबका। आइएगा, अब उसने कहा सेल किया है, जो हमने मिटा दिया था वहाँ पे गलत लिख दिया था, और वो था 1,79,000 का 1,68,000 पाउंड लिखे बाई सेल्स। अब सेल्स आ रहा है 1,68,000 पाउंड क्वांटिटी के कॉलम में, और अमाउंट के कॉलम में इसका 1,89,000 है। ठीक है, चलें आगे। एक या दो लाइन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और आएगी, वो बैलेंस शीट फिगर की होगी। क्रेडिट में है ना सेल्स, तो हाँ क्रेडिट में लिखेंगे, दो लाइन छोड़ करके, एक लाइन छोड़ के बाई क्लोजिंग स्टॉक, ये दे रहा है। और क्लोजिंग स्टॉक देखिएगा, यार्न का है 1,40,000 पाउंड 1,48,750 का, तो क्वांटिटी के कॉलम में 1,40,000 पाउंड, और अमाउंट के कॉलम में 1,48,750 रुपये। क्लियर होगी बात। अब बाकी का जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र किया गया क्लोथ डिपार्टमेंट को, क्योंकि धागे से ही कपड़ा बनेगा। तो यहाँ से कुछ तो धागा बेच दिया इसने, और कुछ धागा अपने डिपार्टमेंट क्लोथ डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया। अब लिखें बाई क्लोथ, बीच वाली लाइन जो छोड़ रखी थी, बाई क्लोथ डिपार्टमेंट। अब इनका अंतर बोलिएगा, डेबिट और क्रेडिट का। 9,80,000 में से क्वांटिटी क्रेडिट की घटा दें 1,68,000 और 1,40,000। 28,000। 9,80,000 में से ये दोनों घटेगी, दोनों घटेगी। एक 1,68,000 और 1,40,000 दोनों घटाएंगे। 6,92,000। बोलो भाई, 72,000। बोलो भाई, सही है। तो 6,72,000 क्वांटिटी के कॉलम में ये बैलेंसिंग फिगर होगा। 6,72,000 पाउंड। उसी प्रकार से अमाउंट का जो टोटल है डेबिट का, उसमें से क्रेडिट के दोनों फिगर घटाएं। हम्म, 77,000 आ ही नहीं सकता, 77,000 नहीं हो सकता। 7,03,000 सर उन दोनों का टोटल किया है और माइनस ये करना है, तो 7,03,500। ओके, 7,03,500। ओके,
इससे और 10,71,41,250 मिल गया। ओके, अब इसे कर दीजिए बंद। $9,80,000 के टोटल से और 10,41,250 के टोटल से। 9,80,000 और 10,41,250 टोटल से बंद कर दीजिए इसे। चले हाँ सर ये मैं समझा ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक जो कि बाय क्लोज डिपार्टमेंट का मैंने जो ये दिया ना, ये अब लाएंगे ना क्लोजिंग स्टॉक ये ना। नहीं सर, इससे ऊपर जो है 6,72,000 जा रहा है। ये क्लोज डिपार्टमेंट का, हाँ ये बैलेंसिंग फिगर है। ये बैलेंसिंग फिगर है, हाँ बट इसको क्लोज डिपार्टमेंट के नाम से लिखा होता है। भाई हमने 2 डिपार्टमेंट में काम किया है, एक तो धागे बनाने का काम है, एक कपड़े बनाने का काम। दोनों डिपार्टमेंट हमारे पास है। रुई खरीदी, इससे धागा बनाया, यहाँ धागा बना करके इस धागे को भेजेगा यहाँ तो कपड़ा बनेगा। ये धागा भेजा है इसने यहाँ पर, कुछ धागा तो बेच दिया डायरेक्ट मार्केट में और कुछ धागा भेजा है अपने डिपार्टमेंट में इसको। अब यहाँ पर डेबिट करेंगे इसको, अभी आएगा वहाँ पर तब इसको डेबिट करेंगे। तो इतना धागा इसने अपने डिपार्टमेंट क्लोथ डिपार्टमेंट को भेजा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से मतलब सेल्स और ये कॉस्ट ऐड कर दी, हाँ ये वो भेजेंगे, ठीक है। ओके चलें आगे, ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्लोथ डिपार्टमेंट में। सबसे पहले तो लिखा जाए ये हमने भेजा है इसको टू, ये भेजा है टू यार्न डिपार्टमेंट से प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त होता है? 6,72,000 पाउंड धागा प्राप्त हुआ, जिसकी कीमत है 7,03,500 रुपये। ये धागा प्राप्त हुआ इसे, ठीक है, ये धागा प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें अलग निकालना है, तो सेल को भी हटाइएगा इसमें से भी, यहाँ से सेल्स को बाद में लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। और कोई आइटम क्रेडिट का इसमें नहीं रह गया है, यस। तो बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेल को हटा दीजिएगा, सेल को अलग लेंगे इस तरह से। अब डेबिट का टोटल करें क्वांटिटी का और अमाउंट का, 2 और 2 4, $9,46,400 आ रहा। मेरे टोटल चेक करो, मेरे डेबिट का टोटल आ रहा 9,46,400, ठीक है। अमाउंट का टोटल $10,54,200, चेक करो। ठीक है, सही है ना? 10,54,200। क्यों आपको नहीं मिल रहा? 53,700 चेक कर लो, ठीक है। ओके, इसको लिखें बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 9,46,400 पाउंड, 10,00,000
54,200 रुपये का, और टोटल मिला के इसका भी बंद कर दें फ़िलहाल। ये प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसकी आ गई, और इसे कैरी फॉरवर्ड करें आगे। यहाँ लिखे 2 बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, और वही फिगर वापस जो करते हैं उतार लें। 9,46,400, 10,54,200 का। हो गया? सर उधर वो क्या है, सीएफ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, यह लाइए ना इसको, कैरी फॉरवर्ड किया, इसको बैलेंस को फिर ले आओ वापस डेबिट में। अब सेल करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। बाय सेल्स, और सेल्स इसने बताया है क्लोथ डिपार्टमेंट का 7,56,000 पाउंड। चेक करें, और अमाउंट बोल रहा है 8,97,750। फिर लिखें बाय क्लोजिंग स्टॉक, और वो दे रहा है क्लोथ डिपार्टमेंट 1,90,400 पाउंड, जिसकी वैल्यू है 2,14,200। कभी अपना ऑफ रहेगा तो उनको इन्फॉर्म तो कर देगा अपन। कब ऑफ रहेगा? नहीं कभी ऐसे रहेगा। हाँ हाँ हाँ, रहेगा तो हाँ, नंबर हो तो ठीक है, नंबर दे के देना आपके। हाँ वो आज आई नहीं। चले, हो गए पूरा। अब लिखिएगा क्लोजिंग स्टॉक के बाद टोटल करें क्रेडिट साइड का, अमाउंट का और क्वांटिटी का। $10,46,400 आ रहा मेरे टोटल क्रेडिट का, डेबिट में, सॉरी क्रेडिट का, क्वांटिटी का कॉलम का टोटल। $11,11,950 टोटल। चेक कर लो भाई, देखो मैंने कहा ना, मैंने ओरल किया है। 9,46,400 हाँ हाँ ठीक, नहीं ध्यान रखना है, नहीं तो वेस्ट माना जाएगा, उसको यदि अंतर आ गया तो उसको वेस्ट लिखना पड़ेगा फिर, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। 9,46,400। अब 11,11,950 में से 10,54,200 घटा दें, वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 2GP बोलिए। भाई ये तो टोटल में गया ना, डेबिट का, क्वांटिटी का कॉलम का, अमाउंट के कॉलम का टोटल देखिएगा, जो डिफरेंस है वो GP होगा। सर इसमें 2,14,000
2,56,450 आएगा इसका, वो 2,14,200 लीजिएगा। यार आप 2,14,200 दे रखा भाई किताब में, हमने कहाँ से लिया है? सर डिफरेंस आएगा सर अपन। डिफरेंस कैसे आएगा? क्लोजिंग स्टॉक तो दे रहा है भाई क्वेश्चन में। सर जैसे अपन ने 7,56,000 में सर वो 9,46,400 में सर अपन ने 7,56,000 घटाया था ना सर, तो अपना क्लोजिंग स्टॉक आया था 1,90,400। अरे भाई वो तो क्वांटिटी दे रखी है और वो दे रखा है अमाउंट, दोनों क्लोजिंग स्टॉक का। जो अमाउंट है हाँ आपने मतलब इस इधर रखा, ये जो लास्ट में आया था टोटल, उसका डिफरेंस उन दोनों का जो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक का जो टोटल है इसमें माइनस करना है। हाँ तो वही आएगा क्या जीपी आएगा वो? सर क्लोजिंग स्टॉक तो अपन ऐसे निकाल रहे हैं ना, अब दिया हुआ थोड़ी बनता है। अरे दे रखा भाई क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट 57,750। एक मिनट, ये इसके बराबर आ गया। एक बार 7,56,000 और 1,90,400 क्या मैं बात समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी, क्या कह रहे हो? सही सर आगे 11,11,950 टोटल अमाउंट का। अब इसका डिफरेंस निकालिए। 57,750। बोलो भाई, चेक करो। 57,750 बता रहे हैं, आप बोलो। ये फिगर 11,11,950 माइनस 10,54,200, ये 57,750 बता रहे हैं, आप बोलो। 70,750। ठीक है, बस ये हो गया जीपी। ये प्रोडक्शन अकाउंट इस तरह से बनता है। इसमें क्या आपके क्वेश्चन वो क्या कोई दिक्कत आ गई क्या अभी भी? क्या हुआ? क्या दिक्कत आ गई, बोलो ना। वैसे वो ना 7,56,000 था, उसके लिए 8 मिली। अब निकालिए एक उदाहरण नंबर 25 है मेरी बुक में, पेज नंबर 8.44 पर। उदाहरण नंबर 25 है मेरी बुक में और पेज नंबर 8.44। क्या है बोलो, क्या है बोल पढ़ना। हाँ ठीक है। ये छोटा सा सवाल है, परीक्षा में आ चुका है और थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। इसमें मिसिंग वाली बात है आइटम्स की, वो ज़रा इसलिए इस सवाल को देख रहे हैं। ठीक है, और ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का। अगले दिन हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक अगला जो होगा वो होगा टॉपिक नंबर 9, उपकार्य समूह तथा ठेका लागत निर्धारण। आइए, ये प्रश्न क्या कहता देखिए। एक कंपनी एक मशीन बनाकर 600 रुपये में बेचती है। ध्यान से पढ़ना एक एक शब्द इसका। सामग्री की लागत में 20%, श्रम की लागत में 10%
ऊपरी व्यय की लागत में 10% वृद्धि प्रत्याशित है, इतनी वृद्धि होने की उम्मीद है। निम्नलिखित मदें उपलब्ध हैं। सामग्री लागत विक्रय लागत का 50%, श्रम लागत विक्रय लागत का 30% तथा ऊपरी व्यय विक्रय लागत का 20% है। प्रत्याशित लागत वृद्धि से वर्तमान विक्रय मूल्य के आधार पर वर्तमान सकल लाभ में 30% की कमी हो जाएगी। ध्यान रखना। इस मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि सकल लाभ का वर्तमान प्रतिशत ही अर्जित करना हो। बस पढ़ लीजिए प्रश्न को और फिर देखिएगा। सर जो ओवरहेड्स होता है ऊपरी व्यय, है ना, तो वो जो सिर्फ उसके आगे दिया हुआ नहीं है कि ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है, सिर्फ ऊपरी व्यय दिया तो कौन सा मानते हैं? फिर एक ही मानेंगे। हालांकि ये दिक्कत इसमें नहीं है, कुछ और है दिक्कत इसमें तो। मैं तो ये वैसे कुछ हाँ, कोई बात नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। हैं? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। हाँ जी, बिल्कुल। मशीन का सेल्स वैल्यू तो निकालनी है। सेल्स तो दे रखी है, पहली लाइन में लिखा ऊपर ही ऊपर। एक मशीन बनाकर 600 रुपये में बेचती है। लिखा हुआ है इस मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि सकल लाभ की दर प्रतिशत उतनी ही अर्जित करनी हो तो। जब तब बताना है जब आप चेंज करोगे तब क्या सेल होगा। अभी तो सेल दे रखा है। देखिए मैं फिर पढ़ रहा हूँ और ख़ास बात आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक मशीन बनाकर 600 रुपये में बेचती है कंपनी, ओके। सामग्री की लागत 20%, अर्थात उसकी लागत आती है वो 20% है, श्रम 10% और ऊपरी व्यय 10%। तो ये हो गया 20, 10, 30, 10, 40% हो गया ना 40%। ओके। फिर कहता है निम्नलिखित मदें उपलब्ध है। सामग्री लागत विक्रय लागत का 50% है। विक्रय की लागत आएगी, उसका 50% रॉ मटेरियल लगेगा। कॉस्ट अकाउंटेंसी में लागत अलग होती है, विक्रय की लागत अलग होती है, विक्रय अलग होता है। ध्यान रहे, आप इनको मिक्स मत कर देना, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसने कहा, क्या कहा है कि विक्रय की लागत का 50% मटेरियल है, विक्रय की लागत का 30% लेबर या वेजेस है और विक्रय की लागत का 20% ऊपरी व्यय है।
विक्रय की लागत का, विक्रय का नहीं, विक्रय की लागत का। बात समझ में आ रही है? हाँ, क्योंकि स्टेटमेंट इतने पढ़ चुके हैं। टोटल कॉस्ट को विक्रय की लागत कहते हैं, उसके बाद प्रॉफिट जोड़ेंगे, उसके बाद सेल्स आएगा। तो ये प्रॉफिट से पहले की बात कह रहा है। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, ये इसका मीनिंग हो गया। अब विक्रय की लागत क्या है, जिसको हम टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं, वो पता नहीं, वो पता नहीं है, ये कह रहा। अब देखना, समझिएगा, पहले इधर ध्यान दीजिएगा। सपोज माना कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर x रुपीज़, ठीक है, मान कर चल रहे हैं, उतार लेना बाद में, पहले समझ लें, टाइम देंगे आपको पूरा। माना कि कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो 100 रुपये है। वो ये कहता है कि उसमें से 50% रॉ मटेरियल का है, तो इसलिए देयरफॉर रॉ मटेरियल 50% किसका? x का, अर्थात x इंटू 50/100। सॉल्व करो, सॉल्व करो कैलकुलेटर पर। 0.50x 5, इट इज 0.50x, ये आ गया रॉ मटेरियल। ठीक है, आगे आगे उसके बाद रॉ मटेरियल के बाद कहता है 30% श्रम है, लेबर, ये लेबर 30% इंटू x इंटू 30%, तो हो गया 0.30x, चेक कर लो, ठीक है। फिर कहता है ओवरहेड, वो है 20%, अर्थात x इंटू 20/100, अर्थात 0.20x। हो गया है, पूरे 100% हो गए, 50, 30, 80, 20, 100, इतना हो गया। ये हो गई हमारे टोटल कॉस्ट। बोलिए, 100 हो गया, पूरा 100 हो गया, है ना। और ये बराबर हो गया x के, क्योंकि ये हमने माना है, हो गया ना, ये माना है, तो इसका कैलकुलेशन किया, इसका टोटल करेंगे तो ये हो गया। क्लियर होगी बात? आइए अब आगे, पहले तो इसे उतार लें। हाँ, वर्किंग नोट में ये भी उतार लें। हो गया। आइएगा फिर पढ़ते हैं प्रश्न को, क्या कहता है ये।
फर्स्ट लाइन को, सामग्री की लागत में 20%, श्रम की लागत में 10% तथा उपरिव्यय की लागत में 10% वृद्धि प्रत्याशित है, वृद्धि होगी आगे आने वाले समय में। ठीक है, अभी देखो, इंक्रीज इन कॉस्ट, लागत में वृद्धि हो रही है। चलें, ये आइए रॉ मटेरियल में देखिए, यहाँ रॉ मटेरियल वृद्धि कर रहा है और क्या कह रहा है, 20% श्रम सामग्री की लागत में वृद्धि बता रहा है। इंक्रीज 20%, ओके। अर्थात पहले 50.50x था, इसका 10% सॉरी 20%, 20/100 बोलिए, 0.50 इंटू 20/100 कर दो, एक्स को बाद में लिख लेना, 0.50 इंटू 20/100 है जी 0.1, तो इसका मतलब होगा 0.1 है या 0.01 है, चेक करो। 0.1 केवल, ओके। तो इसका मतलब होगा ये 0.1%, 0.1 को 10 कह सकते हैं, अर्थात 0.50 प्लस 0.10 बराबर 0.60x हो जाएगी अब मटेरियल। यही मतलब हुआ भाई, यही मतलब होगा। अब मटेरियल कितने का होगा, 0.60x का। इसलिए कहते हैं अपने अपने कैलकुलेटर रखो और ख़ुद कैलकुलेशन करो, देखो ऐसी चीज़ें तभी समझ में आएंगी। 0.50 का 20% लेंगे तो 0.10 आएगा, और 0.10 को जोड़ेंगे 50 में 0.60 होगा, और 0.60x कहलाएगा। तो रॉ मटेरियल अब आएगा 0.50 की जगह 0.60 का। बात समझ में आ गई, ओके। आइए उसी प्रकार से लेते हैं अब लेबर को। इंक्रीज, कितना इंक्रीज कर रहा है लेबर में, 10%, 10% इंक्रीज करो। तो पहले 0.30x था इंटू 10% बोलो उसका, 0.30 में यस 0.03, दशमलव के पहले के अंक को बोलते नहीं है, इसलिए 0.03 कैलकुलेटर पे आता है पर बोलते नहीं है, तो 0.03। तो इसका मतलब अब कितना हो गया, 0.03 वृद्धि होगी, और अब हो जाएगा 0.30 प्लस 0.03 अर्थात 0.33x। ये मटेरियल के बाद वेजेस लगेगी। बात समझ में आ रही है, कहो हर्ष। अब आइएगा ओवरहेड पर बात करते हैं। इंक्रीज ओवरहेड में बोल रहा है वो भी 10%, 10%, अर्थात 0.20x पहले था इंटू 10% इसका ले लें तो 0.02 आना चाहिए, चेक करो। अर्थात अब होगी 0.20 प्लस 0.02 अर्थात 0.22x, ये हो जाएगी इसकी। अब टोटल यहाँ बोलें, टोटल कॉस्ट कितनी आती है, टोटल कर लो इसका 0.60, 0.33, 0.22 बोलिए। वृद्धि होने के बाद 1.50 ओके, 1.15x ये टोटल कॉस्ट हो गई यहाँ। समझ में आ रही चीज़ें, पहले ये थी स्थिति, अब स्थिति हो गई ये। हाँ,
इंक्रीज़ होने के बाद ये स्थिति बनेगी। ठीक है, उतार लें इसको। हुआ चलें आगे। अब ज़रा उस लाइन को पढ़िए, क्या कहता है। एक मशीन एक कंपनी 600 रुपये में बेचती है, ठीक है, ये बेचती। फिर लास्ट लाइन को पढ़िए इसके साथ। प्रत्याशित लागत वृद्धि से वर्तमान विक्रय मूल्य के आधार पर वर्तमान सकल लाभ में 30% की कमी हो जाएगी। अब देखना आगे क्या कह रहा है उसमें। इस मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि सकल लाभ का वर्तमान प्रतिशत ही अर्जित करना हो तो कितना हो। अब वो क्या कह रहा है, इसका मीनिंग समझ लें पहले। वो ये कह रहा है कि ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये अब होगी वृद्धि होने के बाद, ये तो लागत आई। वो कहता प्रॉफिट बताओ, जो प्रॉफिट पहले था उससे 30% की कमी अब हो जाएगी प्रॉफिट में। क्यों कमी होगी? क्योंकि लागत तो बढ़ रही है परंतु विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं करना है और उसकी वजह से प्रॉफिट में 30% की कमी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? प्रश्न में जो कह रहा मैं उसको समझा रहा हूँ, अपनी ओर से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। प्रश्न ये कह रहा है कि जो माल है वो 600 रुपये में बेचना है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो भी लाभ होगा उस लाभ में जो अर्जित किया जाएगा उस लाभ में 30% की कमी अब हो जाएगी। कमी क्यों होगी? क्योंकि इधर तो लागत बढ़ गई है परंतु वो कह रहा विक्रय मूल्य नहीं बढ़ाना, विक्रय मूल्य वही रखना है। हाँ, तो इसलिए लाभ में कमी होगी। लाभ में कितनी कमी हो जाएगी? 30% वर्तमान लाभ के। अब पहले तो ये देखें वर्तमान लाभ कितना है। अब ये देखिए वर्तमान का लाभ, प्रॉफिट। और प्रॉफिट आप जानते हैं सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं इसे। यही ना मतलब, इसे प्रॉफिट कहते हैं। अब सेल्स दे रखा आपने, चेक कीजिएगा, सेल्स 600 रुपये शुरू में बता रखा, तो इसका मतलब हो गया ये देखिएगा 600 सेल्स हो गई माइनस टोटल कॉस्ट आपको एक्स दे रखी है, तो ये प्रॉफिट हो गया। ये लीजिए प्रॉफिट आ गया, हो गया। यही बात है ना? ओके।
अब ये यहाँ पर प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा 600 माइनस इसकी कॉस्ट घटा दें तो ये कॉस्ट है 1.15x, ये प्रॉफिट हो गया। हो गया प्रॉफिट। ये पहले का प्रॉफिट, ये बाद का प्रॉफिट। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे मिटाना होगा, आप उतार लीजिएगा और जो सूचना मुझे चाहिए फिर आप ही बताइए। हो गया? ओके। मैं ज़रूरत हो तो आपको ही बताना है सूचना, मैं हटा रहा हूँ इनको। ये पहले और बाद की स्थिति दोनों आपके सामने आ गई। अब वो ये कह रहा है ये जो लाभ होगा ये इसमें 30% की कमी आ गई है ना? यही कह रहा है। पढ़ लीजिए उस लाइन को। प्रत्याशित लागत वृद्धि से, ये वृद्धि होने से वर्तमान विक्रय मूल्य के आधार पर, इसके आधार पर वर्तमान सकल लाभ में 30% की कमी हो जाएगी। हाँ हाँ, ये जो लाभ है उसमें कमी हो जाएगी इतनी। ये जो लाभ आया है ये इस लाभ का 30% कम है, इसका मतलब ये हो जाए, यही मतलब है ना। फिर देख ले, सकल लाभ में 30% की कमी हो जाएगी। इस मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि सकल लाभ का वर्तमान प्रतिशत ही अर्जित करना हो, लाभ उतना ही होना चाहिए जितना कि पहले हुआ था। ठीक है, ओके। अब आइएगा, इसका मतलब है ये जो लाभ है 600 माइनस 1.15x%, वो पहले वाले लाभ का 30% कम है। ये पहले वाला लाभ, ये देखो, पूर्व का लाभ, प्रीवियस प्रॉफिट बराबर 600 माइनस x, इसमें 30% कम, 30% कम, लेस 30%। तो 600 माइनस x इंटू 30%। बोलिए, एक 180। छः सौ का तो 180 हो गया, और x को हम 1 मानते हैं, 1 का 30% तो निकालो x का। 0.301 माइनस 0.30x, यही हुआ। वैसे 0.3 आएगा सर, तो आगे पीछे लगा दिया सर। पीछे तो 10 लगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पीछे की कोई दिक्कत नहीं है। पीछे तो 1 नहीं 10 0 लगाइए, कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो अंतर आप लोगों में क्या कंफ्यूज होता, 0.30 ये है, ये 0.03 है।
यदि दशमलव के बाद यदि जीरो आती तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 3 पैसा, ये 30 पैसा है, ये फ़र्क है। ये 3 है, ये 30 है, ये अंतर है, ध्यान रखना। तो यही कैलकुलेशन में आपको चेक करो, हर शेयर आ रहा 0.30 या 0.03, चेक कर लो भी। 0.3 आ रहा है। हाँ, 0.3 का मतलब 0.30। ओके, ये है वह लाभ। और ये लाभ किसके बराबर है? अंतर आ जाएगा 600, ये पहले का लाभ, ये वर्तमान का लाभ, इनका अंतर, इतनी कमी आएगी, बराबर 600 माइनस x माइनस ये 600 माइनस 1.15x के। भाई इतनी कमी इतनी होगी। ये कमी इसमें से मान लीजिएगा पहले लाभ था 100, अब कहता 30 रुपये कम हो जाएगा, तो लाभ कितना बच जाएगा? 70 होगा इस बार। ये 70 ये है, ये इसके बराबर, इन दोनों के अंतर के बराबर। ठीक है, ये से अब ये समीकरण बन गया और इसे सॉल्व कर लो। आइए और वी कैन पुट इट लाइक दिस, 180 माइनस 0.30x इज इक्वल टू 600 माइनस x। अब देखिए ब्रैकेट खुल रहा है, माइनस 600 प्लस 1.15x। ओके, अथवा और 180 माइनस 0.30x इज इक्वल टू, अब देखना x ये है और ये x है, और ये 600 माइनस 600 प्लस में हो गया तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये एक x है, एक x में से 1.5 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 0.15x ये बच जाएगा। चेक करो कैलकुलेटर पर। माइनस 0.15। 0.15x, ठीक है ना, बच गया यही, चेक कर लो, आ गया। आइए इधर की स्थिति देखते हैं, और नॉन वैल्यूज़ अलग, अननोन वैल्यूज़ को अलग ले जाते हैं। आइए 180 इज इक्वल टू, ये 0.30 इसको राइट में ले जाएंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो 0.30x प्लस 0.15x, और 180 इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ो 0.45x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 में 0.45 का भाग दे दें। बोलिए, यही आ रहा, इट इज़ 400। दिस इज़ योर कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसको हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। सेल्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है। सेल्स अलग चीज़ है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। सर जो प्रोडक्ट 600 रुपये का बिक रहा था सर, वो 400 रुपये का बिकेगा। अब आ जाएगा, वो भी आगे बात, ये पहले ले लें। ये तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स ही है। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसलिए मैंने लिख दिया है कॉस्ट ऑफ सेल्स है।
ये ये वाली ये कहता है कि पूर्व का लाभ था 60.1, ठीक है, वहाँ से समझे तो समझ आएगी वो बात। उसमें 30% की कमी आ गई है। ये पहला का लाभ 30% कम कर देंगे तो लाभ ये हो जाएगा, कम होने के बाद लाभ ये होगा, ठीक है। और हमने इधर टेबल बना रखी तो उसको वो लाभ दे रखा था, कितना आ रहा था, वो आ रहा था 600 - x पहले का लाभ, और अब ये इतने आज का लाभ, तो कमी कितनी हुई पता लग गई। पहले का लाभ, आज का लाभ, कमी पता लग गई। ये तो ये जो कमी हुई है वो इसके बराबर होगी। हो गया, चले, ओके। आइए अब बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने ज्ञात कर लिए है और वो आती है 400, ये ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा पहले मटेरियल, हाँ वैसे बनाया 2 कॉलम, हैं 2 कॉलम बनेंगे प्राइस के, क्यों, 2 करोड़ प्राइस के। हाँ एक इसका है, उसका आगे बना लो, हाँ ऐसा कर लो, ये अभी हो जाएगा, ये पास्ट का और ये फ्यूचर का जो भविष्य में होगा, ये प्रेजेंट कर दो, हाँ सर प्रेजेंट, वर्तमान का और भविष्य का, ठीक है। ये है फ्यूचर बोला था, आफ्टर इंक्रीज, वृद्धि के बाद, ये वृद्धि के बाद का होगा, ठीक है। मटेरियल, मटेरियल कहता है विक्रय की लागत का 50%, चेक करें 50% इंटू 400, बोलिए 400 का 50% 200, और इसमें क्या होगा, प्लस वृद्धि कर रहा है सामग्री लागत 20% प्लस 20%, अर्थात 200 प्लस 20/100, अर्थात कितनी वृद्धि हो रही है, 20 × 100 5 40 रुपये, और अब हो जाएगा 200 + 40 240। बीस % वृद्धि हो रही है अब, तो 200 रुपये का मटेरियल अब 240 का होगा। देखिए 200 + 20/100 का रहा था ना आपने, तो 200 का 30% निकालना है या फिर 400 का निकालना है? 400 में वृद्धि थोड़ी है, एक मटेरियल है 200 रुपये का, वृद्धि इसमें हुई है, इसमें नहीं हुई, 400 तो कॉस्ट है, वृद्धि इसमें हो रही है 200 में, तो 200 का 20%, हाँ आप कह रहे हो, हाँ ये 200, इसमें वृद्धि कितनी करनी, 20% इसमें करनी, इसमें मटेरियल में, तो इसमें प्लस 20% लिखो। अब 200 का 20% कर लो, 200 + 20/100 अर्थात 40 रुपये, चेक कर लो ये 200 का 20% 40 रुपये, तो 40 जोड़ेंगे तो अब मटेरियल होगा 200 के स्थान पर 240 का। चलें, अब उसके बाद सेकंड आ रहा लेबर। लेबर वो बता रहा है 50% की जगह 30%,
इंटू 400 रुपये, तो 120 रुपये हो गया पहले लेबर का। 400 का 30% 120 रुपये। इसमें वृद्धि कितनी कर रहा है? 10% प्लस 10% वृद्धि करो, ये इंक्रीज, अर्थात 120 प्लस 10/100 तो 12 रुपये। तो ये हो जाएगा 120 प्लस 12 बराबर 132 रुपये। ये हो जाएगी लेबर। जो लेबर पहले 120 रुपये खर्च हो रही थी, अब 132 रुपये की होगी। कहो हर्ष, क्या कन्फ्यूज़न हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट चलें आगे। ओवरहेड, ओवरहेड पहले बता रहा था, ये श्रम में 30% और ये है 20%, 20% इंटू 400 का, तो 80 रुपये हो गए। इसमें प्लस इंक्रीज करो 10%, अर्थात 80 का 10%, अर्थात 8 रुपये। 80 प्लस 8 बराबर 88 रुपये, ये हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ लिख लें टोटल कॉस्ट। इसमें आ रही 400 रुपये, यहाँ पे लिखे कितनी आ रही है? 8 10 का 1, 5 से 8 से 1, 460 रुपये ये आ रही है। ओके, चलें आगे। अब ध्यान से, प्रॉफिट अभी छोड़ दें खाली, अभी खाली छोड़ें। सेल्स, अब ऊपर ही ऊपर फर्स्ट लाइन में लिखा कितने का सेल्स किया, 600 रुपये, ये 600 रुपये, तो प्रॉफिट हो जाएगा 600 माइनस 400। अब लिख लें खाली जगह 200 रुपये प्रॉफिट हो गए। ये बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि सेल्स दे रखी है, प्रॉफिट अब हमें ज्ञात करना है। ओके, इसके नीचे लिखिएगा रेट ऑफ प्रॉफिट। ऑन कॉस्ट, लागत का कितने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ निकालें। लागत थी 400, तो 200 बटे हुए 400 इंटू 100, बोलिए रेट आ गई। लागत पर ऑन कॉस्ट लिखा मैंने, आप भी लिखना, विक्रय का नहीं है, लागत का है, प्रतिशत जो भी आएगा 50% रेट ऑफ प्रॉफिट, अर्थात लागत का 50% प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब पढ़िए वो अंतिम लाइन। इस मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि सकल लाभ का वर्तमान प्रतिशत ही अर्जित करना हो। ये सकल लाभ का वर्तमान प्रतिशत ये है, इतना ही प्रतिशत वहाँ अर्जित करना है आपको। ठीक है, एड प्रॉफिट 50% ऑन कॉस्ट, लागत का 50%, तो 460 इंटू 50 बटे 100, बोलिए लागत का 50%, बोलो 30, ये प्रॉफिट 230 ये आए।
और अब सेल्स आपको ज्ञात करनी पड़ेगी, ये होगी सेल्स 0,690 अब जो माल आप बेचेंगे वो 690 रुपये में बेचेंगे, तब लाभ की वही प्रतिशत प्राप्त होगी जो पिछली बार थी 50%। इस तरह से सॉल्व हो गए। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। ऐसे सवालों को संभाल के रखिए, घर पर दोबारा कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, और कॉपी को संभाल के रखिएगा, वो एग्ज़ाम के दिनों ये चीज़ बहुत काम आएंगी। ओके, सो विश यू गुड लक एंड थैंक यू। विल बी मीटिंग टुमारो फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली एंड विल टेक अप द न्यू टॉपिक एंड देन विल बी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। 9th टॉपिक जो है आपका उस पर बात।